नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम सीपीओ से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस मैथ्स के करने जा रहे हैं और इन 25 क्वेश्चनों से जानेंगे कि कैसे अप्रोच रखी जाए और कम से कम समय में इन 25 क्वेश्चनों को हम इजीली सॉल्व कर पाएं एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है वो टाइम का प्रेशर होता है। आप सभी को पता है 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। तो उन 25 क्वेश्चनों को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 25 दूनी 50, यानी कि वो 25 क्वेश्चनों को देखेंगे। इस पर क्या अप्रोच रखी जाए ताकि जल्दी से सॉल्व करा जाए और एग्जाम में अपना टाइम बचाया जाए और सिलेक्शन लिया जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने 25 क्वेश्चनों की तरफ। जानते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि कुछ इस प्रकार है। What would be the digit in the unit place of the product this? देखो हमें यहाँ से 61 से लेकर 69 तक का एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि यूनिट प्लेस क्या है। अब देखो इतनी बड़ी नंबर को मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आएगा और हमसे लास्ट की संख्या पूछी है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो 61, 62, 63, इसके बाद देखो आपको याद होगा 2 और 5 का यदि प्रोडक्ट किया जाए, 2 और 5 का प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 आता है, हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। यानी कि इस 62 को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से 65 को पकड़ना है। 62 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4030 आएगा। अब यहाँ पर 0 आ गया। अब इस 0 की इन सभी यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो हर बार यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। इसका मतलब इसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा और यही आपका आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। An auto driver charges a fixed fare for the first 20 km and after 20 km he charges per kilometer. If the driver charges rupees 400 for 30 km and charges rupees 600 for 40 km, then what is the fare of the auto covers a distance of 74 km? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई ऑटो ड्राइवर है, अगर वो पहले 20 किलोमीटर के कुछ रुपए चार्ज करता है जो कि फिक्स्ड है, जो कि एक फिक्स्ड किराया है, और उसके हर 20 किलोमीटर बाद वह पर किलोमीटर का कुछ चार्ज करता है। अगर 400 रुपए लेता है वह 30 किलोमीटर चलने के और 600 रुपए लेता है वो 40 किलोमीटर चलने के, तो बताएं कितना किराया लगेगा 74 किलोमीटर चलने का। तो दोस्तों आप इसको करने के इसको बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे दो एक्स और वाई मान के भी कर सकते हैं। एक छोटा तरीका भी है, वो भी बताऊंगा। पहले बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूं जो बिगिनर लोग करना चाहेंगे। मान लेते हैं कि फिक्स्ड प्राइस हमारा एक्स है। मान लेते हैं कि फिक्स्ड प्राइस जो है, फिक्स्ड चार्ज जो है वो एक्स है। दूसरा मार्क कर लेते हैं तो ये काम नहीं कर रहा। मान लेते हैं ये एक्स है और जो चार्ज है पर किलोमीटर का उसे हम वाई मान लेते हैं। पर किलोमीटर वाले को हम y मान लेते हैं। अब उसने कहा पहले 20 किलोमीटर तक तो कोई एक फिक्स चार्ज है, यानी कि x तो वो चलेगा ही चलेगा, और 30 किलोमीटर गया है तो x में 20 काउंट होगा, यानी कि 10 किलोमीटर और चलेगा और इसके लगे उसके 400 रुपए। ये आ गई हमारी पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन में 20 किलोमीटर तो x वाली चला गया और कितने किलोमीटर गया, 40 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर और जाएगा, यानी कि 20y और जाएगा, इसके लग गए 600 रुपए। आप इसके साइन को लटके आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि -10y और यहाँ पर माइनस का 200 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, y की वैल्यू 20 रुपये आ गई यहाँ से, यानी कि हर एक चार्ज पर 20 रुपये लगेंगे। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पर पुट करेंगे 10y 200, यहाँ 200 आगे माइनस होगा, यानी कि 200 रुपीज आ गई। यानी हमारी x की वैल्यू 200 है और y की वैल्यू 20 है। अब उसने हमसे 74 किलोमीटर का डिस्टेंस पूछा है। 74 किलोमीटर में आपको बताया मैंने 20 किलोमीटर तो x वाले ही हो गए, बचे हुए 54 किलोमीटर ये y की उससे जाएगा, यानी कि 200 रुपये तो इसके लगे ही लगे, प्लस 54 ये 20 के हिसाब से देगा, यानी कि 200 तो ये हो गए और ये हो गया आपके 10, 54 का दूना 108, ठीक है ना। ये हो गया 1280 रुपये। 1280 रुपये इसका किराया लगेगा टोटल 74 किलोमीटर जाने का। आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कुछ इस प्रकार है। कहता है अगर a + 5b की वैल्यू 25 है और ab की वैल्यू 20 है तो a - 5b की वैल्यू निकाल कर बताएं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, a + 5b
को 25 लिखा हुआ है। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कर दें और यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कर दें, तो आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, जो कि बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 10ab, और ये बना 625, ये बना 625। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर जबरदस्ती -20ab दोनों साइड कर दूं, तो क्या इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, तो a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10ab यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 625 माइनस 20, और यहाँ से ab की वैल्यू आप इसमें पुट ऑन कर दें, तो ये बन जाएगा 625 माइनस 400, जो कि बचेगा 225। और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कुछ बन रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि a माइनस 5b का होल स्क्वायर जो है वो इस वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पर स्क्वायर और इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि a माइनस 5b की वैल्यू अंडर रूट में 225 होगी, दैट इज प्लस माइनस 15। ऑप्शन में माइनस 15 नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 15 बचेगा, यानी कि इसकी पॉसिबल वैल्यू 15 होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। देखते दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, कोई सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये कोई ट्राइंगल है DEF और ये ट्राइंगल है PQR, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों का पेरीमीटर का रेशियो 9/10 है, तो कितना परसेंटेज जो है DEF कम होगा PQR से एरिया वाइज। तो आप बड़ा आपने वो देखा होगा, थ्योरम पढ़ी हुई क्लास 10th में, कि जो एरिया होता है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी थी, थ्योरम थी, उसको हमने पढ़ा था कि ये करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है। तो यार वो उसके पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा, क्योंकि अगर वो साइड के करस्पॉन्डिंग के बराबर है तो उसके पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर क्या है? सभी साइडों का योग। तो अगर तीनों साइडों के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, तो तीनों साइडों के रेशियो के सम के बराबर भी तो होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो 9 पेरीमीटर है और इसका जो 10 पेरीमीटर है, इसके स्क्वायर की चीज बराबर होगी एरिया। तो एरिया यहां से हमारा आएगा 81/100। अब उसने एरिया पूछा ये कितना कम है, देखो ये 19 की कमी हो रही है यहाँ पर, है ना यार, 19 की कमी हो रही है 100 पे, तो 100 पे कितनी, दैट इज 19% लेस है। ये बड़ा वाला, ये जो छोटा वाला है, इससे 19% कम है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हार्डली 10 सेकंड का सॉल्यूशन है इसका। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स यदि रेशियो में लिए जाएं, तो वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के तो बराबर होते ही हैं, उनके पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर भी होते हैं। पेरीमीटर का भी रेशियो लेके उनको स्क्वायर कर दो, वो उसके बराबर भी होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस of point A from the circumcenter of a right angle triangle ABC with side AB, BC और एंगल की वैल्यू दे रखी है। आपको सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा दोस्तों। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर सर्कम सेंटर होता क्या आप उसको समझो। सबसे पहले सर्कम सेंटर जो है इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले, आप तभी क्वेश्चन पर अप्रोच ले पाओगे। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC करके, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो इसके AC है, AC का जो मिड पॉइंट होगा ना, AC का जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा सर्कम सेंटर होगा। यानी कि इस पूरी लेंथ का अगर मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से जो लाइन खींची जाएगी ना, इसे D पॉइंट मान लो, ये इसका सर्कम सेंटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू 20 की दे रखी है, ये वैल्यू 15 की दे रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाली साइड निकल जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 400, है ना। 15 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 225, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 625, और इसका अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 25। यानी कि हमारी पूरी AC की वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी 25 है। अगर AC पूरी 25 है, हमसे केवल AD की वैल्यू पूछी है, क्योंकि उसने A से लेकर सर्कम सेंटर तक का क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो AD की वैल्यू इसकी आधी होगी, यानी कि यहाँ पर इसको हाफ कर दो, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर का
सरकम सेंटर तक का डिस्टेंस होगा, ए से लेकर सरकम सेंटर तक का। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसे कॉपी कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों छठा क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार है। कहता है कि एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, ABCD उसका नामकरण कर देते। हमसे कह रहा है कि अगर साइड AB को एक्सटेंड कर दिया जाए इस तरीके से, साइड AB को एक्सटेंड कर दिया जाए, यहां पर E पॉइंट मान लेते हैं, सच दैट CBE, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ADC, यानी कि इस वाले एंगल और एंगल DAB, इन दोनों एंगल्स का रेशियो पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री के सम होते हैं। मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम किया जाए तो वो 180 डिग्री के होते हैं। और ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं कि इस एंगल का जो भी मान होगा वो इस एंगल का मान होगा, और जो इस एंगल की वैल्यू होगी वो इस एंगल की वैल्यू होगी, है ना। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हार्डली 10 सेकेंड का इसका सोल्यूशन है। अब देखेंगे दोस्तों, ABE एक लाइन बन रही है, ABE इज अ लाइन। तो लाइन पर लीनियर पेयर बनेगा इन दो का, ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ये CBE, ये 180 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब लीनियर पेयर बनेगा, यहां पर लिख देते हैं लीनियर पेयर, यहां से ABC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 60 है वैल्यू, क्वेश्चन में भी गिवन है, ये वैल्यू 60 है, इधर आकर माइनस हो जाएगी तो 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज ABC की वैल्यू हमारे पास 120 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर ABC की वैल्यू 120 है तो ADC की वैल्यू भी तो बराबर होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ADC की वैल्यू आपकी ये भी 120 डिग्री हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है ADC की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब DAB की वैल्यू निकाल लेते हैं, DAB की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये एंगल 120 डिग्री का है और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम करें तो 180 आएगा, यानी कि कहें कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCD, इसकी वैल्यू 180 के बराबर होगी। एडजेसेंट एंगल्स लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये वैल्यू 120 डिग्री है, ये वैल्यू पता करनी है हमें, और ये पूरी 180 के बराबर है, यानी कि एंगल BCD की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये वैल्यू 60 डिग्री है तो इसके ठीक ऑपोजिट ये वाला एंगल है, ये भी 60 डिग्री होगा। अब हमें ये एंगल 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इन्हीं दो का रेशियो पूछा है हमसे, इसी दोनों का रेशियो पूछा है। एंगल जो है ADC रेशियो एंगल DAB, इन दोनों का ही तो रेशियो पूछा हमसे। इसकी वैल्यू 120 है, इसकी वैल्यू 60 है, तो 2:1 इसका रेशियो होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हार्डली 10 सेकंड का इसका सॉल्यूशन था। यदि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट पता है कि एडजेसेंट एंगल जो हैं वो उनका सम 180 डिग्री होता है और ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसी पैरेललोग्राम में, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। देखो दोस्तों, ये भी हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया जाए कि एक रेक्टेंगल है और कह रहा है इसका डायगोनल 25 सेंटीमीटर है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, और इस पूरे का पेरीमीटर आपसे पूछा है। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L × B, और जो पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ L + B, यानी कि हमें L और B की वैल्यू ढूंढनी है। और जो आपका डायगोनल होता है दोस्तों रेक्टेंगल का, उसकी वैल्यू होती है √ में L² + B²। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें 25 दे रखी है क्वेश्चन में, यानी कि √ में L² + B² का वैल्यू 25 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर L² + B² की वैल्यू 625 आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो A + B का होल स्क्वायर बनेगा ना वाला, यानी कि ये वैल्यू इधर आकर वो बन जाएगी, क्या नाम है, 25 बन जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे आप
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2ab की कमी है, अगर दोनों तरफ 2ab जोड़ दूं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ab का मतलब यहाँ पर क्या है, l और b है ना। बताने का मकसद आपको क्या है कि यहाँ पर l और b, ab की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी l और b, और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगल की वैल्यू, एरिया की वैल्यू में जो है वो दे रखी है। माफ करना मैं दोस्तों लिखना भूल गया हूँ, ये 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है वैल्यू, ठीक है। इतनी वैल्यू 300 है तो आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर बनेगा 625। एल बी की वैल्यू 300 गुणा में 2 यानी कि 600 बनेगा 1225, और 1225 यहाँ पर स्क्वायर है, इधर आकर रूट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 35, यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू 35 है। हमसे पेरीमीटर पूछा है, इसी का दुगना पूछा है एक्चुअली दोस्तों, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का दुगना तो होता है, यानी कि 70 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाए। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। कहता है एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन आप देखेंगे तो क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, इसमें आप पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, केवल अगर आपको डायग्राम ही समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहता है रेगुलर हेक्सागन है दोस्तों, दो ट्रेपीजियम मिलाकर एक हेक्सागन बनता है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है। कह रहा है कि इसको आगे एक्सटेंड किया है ऐसे, और ये इसके बाहर मिल रहा है, ठीक है ना। इसको नाम दे दो ए, ठीक है, इसको नाम दे दो डी, इसके नाम दे दो सी, नाम दे दो, इसको बी दे दो, इसको ई दे दो, इसको एफ दे दो, सॉरी इसको एफ नाम दे दो। तो देखेंगे बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं दोस्तों, इसमें जब भी हम इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, किसी भी रेगुलर पॉलीगन की, हेक्सागन की बात करें, इंटीरियर एंगल निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि n-2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और नंबर ऑफ साइड से इसे डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे 6 - 2 की गुणा 180 से, और इसे भाग करेंगे 6 से, क्योंकि 6 साइड होती है इसमें हेक्सागन में। तो आप देखेंगे 4, ठीक है, 3, यहाँ पर इसे काटेंगे तो यहाँ बना 30, और यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ बना 4, और 30 चौके 120, यानी ये सारे एंगल 120 डिग्री के हैं, यानी कि सारे एंगल 120 डिग्री के हैं। तो ये 120 डिग्री के हैं, और यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है, यानी ये एंगल 60 डिग्री का हुआ, ये एंगल 60 डिग्री का हुआ, और यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। दोस्तों आपसे इसी का मेजर पूछा है दोस्तों। अगर हम सिर्फ डायग्राम को समझें और इस फॉर्मूले को याद रखें, कॉन्सेप्ट को याद रखें, तो आप आसानी से सबके इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल निकालने के बाद आप देखेंगे मैंने लीनियर पेयर लगाकर अंदर के एंगल निकाल लिए, और फिर लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के बचा हुआ एंगल भी निकाल लिया, यानी कि APD की वैल्यू 60 डिग्री है। क्वेश्चन में ये हमसे पूछा था। आई होप आपको इतनी बात समझ आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कहता है PA और PB दो टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर, यानी कि एक सर्कल है तो कोई बाहर से कोई पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट आ रही हैं, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, और ये P हो गया, और ये सेंटर है O, ये सेंटर है O। हमें बोला गया क्वेश्चन में कि APB की वैल्यू 42 डिग्री है, यानी कि ये 42 डिग्री है। हमसे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी OAO, इसकी वैल्यू पूछी हमसे इस एंगल की। आपको पता ही होगा रेडियस और टेंजेंट जो है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और हमेशा देखना दोस्तों, किसी बाहरी सर्कल से, किसी एक सर्कल पर किसी बाहरी पॉइंट से कोई दो लाइनें आपस में सर्कल पर किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे गिरती हैं, वो हमेशा इक्वल इन लेंथ होती है, वो हमेशा इक्वल इन लेंथ होती है। तो आप देखेंगे APBO एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, APBO एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और मैंने अभी बताया कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। हमसे AOB की वैल्यू पूछी है, तो एक एंगल AOB हुआ, एक हमारा ये वाला एंगल हुआ यानी कि 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, एक ये 42 डिग्री, और ये सारा 360 डिग्री के बराबर बनेगा। अब देखोगे AOB की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, ये हुआ 180, 180 में 42 और जोड़ेंगे, यानी कि 360 से में माइनस करना है क्या जी, 180 और 42। पहले 360 में से 180 गए तो 180 बचा, फिर 42, 142, 180 में से 42 गया तो 138 डिग्री बचा, यानी कि एंगल AOB की वैल्यू जो है वो 138
38 डिग्री है। हमसे क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछी है दोस्तों। आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी दोस्तों। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कहता है कि 12,800 रुपए इन्वेस्ट करे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 5 सालों के लिए 9% पर। तो अमाउंट पूछा है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर पीआरटी का। एसआई का फॉर्मूला आपको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर बाहर आ जाएगा दोस्तों। आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो 12,800 रुपए पे 5 साल के लिए 9% पर हमने कैंसिल आउट करा इसको 2 0। आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे 128 पंजे 90 यानी 5,760 रुपये। 5,760 रुपये जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों। अब आपसे उसने हमसे अमाउंट पूछा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल बस ऐसा ही। प्रिंसिपल की वैल्यू 12,800 रुपये और हमारा ऐसा आया 5,760 रुपये। आप इसे जोड़ रहे हो दोस्तों, करेगा 18,560 रुपये। यही हमारा अमाउंट है जो कि बैंक जो है रिटर्न करेगा दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में होगा। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। कहता है सम है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया है और कहता है कि वह 3 सालों में वह 7,800 रुपये हो जाता है और 11,232 हो जाता है 5 सालों में। तो सबसे पहले तो लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालना शुरू कर देंगे। यहीं पर जो है गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों। क्या पहले प्रिंसिपल निकालेंगे फिर उसको रेट परसेंट निकालेंगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप देखेंगे 2 साल में, यहाँ पर 5 साल हमें दे रखी है, यहाँ 3 साल है। इसका मतलब टाइम डिफरेंस 2 साल का है। यानी कि तीसरे साल पर ये जो हमारा क्या बोलते हैं अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। इसी का तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर ये सब अमाउंट हमको मिलेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेंगे कि टाइम डिफरेंस 2 साल का है। यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 और इसकी रेज़ टू द पावर टाइम। आपको यही चीज लेकर चलनी है, नॉर्मल फॉर्मूले से करना है, आपको शॉर्टकट भी नहीं अपनाना है। आपको यहाँ पर 11,232 अमाउंट दे रखा है, 7,800 रुपये उस तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा और इसको आप सॉर्ट आउट करोगे ऐसे में लेके तो ये बन जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी वैल्यू टाइम की वैल्यू 2 साल है। आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करा कर डिवाइड हो जाएगा, 11,232 के नीचे 7,800, ठीक है। और ये चीज एज इट इज चलती जाएगी और ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ऐसे कर लो। ये 100 है ही। अब ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से ये 78 की टेबल में से कट रहा है, यानी कि अगर इसे काटें तो वो अंदर बचेगा 144 और यहाँ बचेगा 100 और यहाँ पर 100 प्लस आर, ये तो चल ही रहा था। आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 12/10 का रेशियो बनेगा, 12/10 का रेशियो बनेगा। यहाँ पर हो गया 100 प्लस आर अपॉन में 100। आप देखेंगे 10 1 10 10 10 ये हो गया 120, यानी कि 120 इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर। आर की वैल्यू जो है वो 20% आ जाएगी दोस्तों। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा एक जो है कॉन्सेप्ट है। बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है, स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करता है, वो सबसे पहले पी की वैल्यू फाइंड करने लग जाता है। पी की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो सोचता है कि वो R% की वैल्यू निकालेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकर और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप यहाँ पर सिर्फ ये चेक करें कि टाइम का गैप कितना है। यहाँ पर 3 साल है, यहाँ 5 साल है, जो है टाइम का डिफरेंस आएगा 2 साल। आप आसानी से जो भी यहाँ पर आपका अमाउंट है उसे प्रिंसिपल मान लें और ये जो है इसको आप अमाउंट मान लें और फॉर्मूले में रख के वैल्यू बाहर आपका आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है। कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका बेस रेडियस जो है, बेस जो है वो सर्कमफेरेंस का वो 4 पाई है। आपको पता होगा, आप ये कुछ सिलेंडर की शेप है, एक सर्कुलर सिलेंडर की शेप है, इसके बेस की बात कर रहे हैं, बेस के सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। इसकी वैल्यू आपको पता होता है 2 पाई आर होती है, जो कि क्वेश्चन में 4 पाई के बराबर गिवन है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू दोस्तों 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमें सी एस ए भी दे रखा है सिलेंडर का। सिलेंडर का सी एस ए जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच के बराबर। इसकी वैल्यू 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। आप देखेंगे वंस अगेन पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो 2 2 4 और यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी दोस्तों।
यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछी वॉल्यूम, हमसे क्वेश्चन में पूछी इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू में डालनी नहीं है क्योंकि हर बार यहाँ पर पाई से पाई दे ही रखा, तो हमें पाई की वैल्यू यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर का स्क्वायर यानी कि 2 यानी एच यानी कि 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी वॉल्यूम दे रखी है। हमसे इतनी ही पूछी है वॉल्यूम, हमसे पूछी इस क्वेश्चन में। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कहता है कि नंबर ऑफ lead balls of each 1 centimeter in diameter that can be made from a spherical lead ball of radius 9 centimeter। कह रहा है कि एक 9 सेंटीमीटर की वो एक बॉल है, रेडियस उसका 9 सेंटीमीटर, इससे कितनी छोटी छोटी बॉल्स बनाई जा सकती हैं, स्फेरिकल बॉल्स बनाई जा सकती हैं जिसका 1 सेंटीमीटर का डायमीटर हो। इसका रेडियस, बड़ी वाली का रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखा है और इनका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आर हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही होगा जो वॉल्यूम होती है स्फीयर की, जो वॉल्यूम होती है स्फीयर की वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बड़े वाले की भी यही होगी और छोटे वालों की भी यही होगी, है ना। तो उसने पूछा कितनी नंबर ऑफ लीड बॉल्स बनेंगी, तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ लीड बॉल्स बनेंगी। हमें नहीं पता छोटी वाली की वॉल्यूम कितनी है, तो क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, उस आर की जगह हम क्या लिख देंगे 0.5 का क्यूब, और किसके बराबर हो गए 4/3 बड़ी वाली के बराबर 4/3 पाई आर कितना है इसकी रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है ना, इसकी जो है रेडियस 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 9 का क्यूब। आप देखेंगे 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसे कर लिया डायरेक्ट ना करके, आप ऐसे कर लिए 0.125 इसका क्यूब आया और यहाँ पर आएगा 729 इसका क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई इधर कर डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 729 को आप डिवाइड करेंगे 0.125 से। अब आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे हो, आप कैसे भी कर सकते हो। देखेंगे 5 की टेबल में कहीं पर 9 नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट हटाकर 3 0, इसका मतलब आपके पीछे 3 0 होंगी। पॉइंट हटाओगे यहाँ पर तो 3 0 आ जाएंगी यहाँ पर। अभी 0 का कोई मतलब नहीं रहा। आप देखो 5 की प्लेस पे कहीं प्लेस पे 0 तो आता ही होगा, समझो पक्का कहीं कटेगा। तो आप इसे पूरा काटेंगे तो 5832 बॉल्स इसकी आएंगी, यानी कि हमारी n की वैल्यू आएगी 5832। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है जो रेशियो है कॉपर और जिंक का वो है ब्रास के अंदर 11 और 10। कह रहा है कितना कॉपर मिलाया जाए 210 किलोग्राम में ब्रास में, है ना, यानी कि क्या अमाउंट है, ये जो 11-10 है इसमें कितना किलो हमारा कॉपर है। इसने हमसे बोला है कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो बोला है 11:10 है ना, और बोल रहा है कि टोटल जो है वो 210 किलोग्राम का ब्रास है। अगर इन दोनों को जोड़े तो क्या ये 21 यूनिट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 210 किलोग्राम है, यानी कि यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 10 किलोग्राम्स आ जाएगी। उसने हमसे कॉपर की वैल्यू पूछी है, यानी कि कॉपर भी अपना 10 गुना होगा, यानी कि 110 किलोग्राम इसमें कॉपर होगा। यदि आपसे कॉपर ना पूछकर जिंक पूछता तो आप यहाँ पर कहते कि ये भी अपना 10 गुना होता, यानी कि जिंक की वैल्यू होती 100 किलो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। देखते हैं अपने 15वें क्वेश्चन को, जो कहता है कि एक फैमिली जो है कंज्यूम करती है, शुगर कंज्यूम करती है 6 किलो 24 दिन में, जो 24 दिनों का 6 किलो चीनी चलता है, तो बताएं कि 18 दिन में वो कितनी खपत कर लेंगे चीनी की। देखिए दोस्तों उसने कहा है कि 24 डेज में 6 किलो चीनी लगता है, 6 किलो चीनी लगता है। यहाँ से एक दिन की वैल्यू निकालो, एक दिन में कितना चीनी लगता है। एक दिन में चीनी लगेगा भैया 6/24, यानी कि 1/4। अब उसने हमसे कंजम्पशन पूछी है 18 दिनों की, तो 18 दिनों की कंजम्पशन निकाल लो यहाँ से, 18 गुणा में 1/4 यानी कि 9/2, यानी कि 4.5 किलो। 18 दिन 4.5 किलो चीनी लगेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कह रहा है कि HCF 2 नंबर का 26 है, तो उसका पॉसिबल एलसीएम क्या होगा। याद करो क्लास 10th आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें कहते हैं कि यदि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उसके HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना, उन 2 नंबर्स हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, क्वेश्चन में कोई संख्या नहीं दी गई है,
लेकिन आप याद करो कि ए और बी, जहां पर हमें एच सिर्फ 26 दे रखा है, हमसे एलसीएम की वैल्यू पूछी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट ना करके हम ऑप्शंस पर ध्यान देंगे। अब देखो दोस्तों, प्रोडक्ट की बात की यानी कि ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये नंबर कुछ ऐसा आना चाहिए जो इसका कुछ मल्टीपल हो, इसका कुछ मल्टीपल हो। तो देखो 26 के टेबल में 54 नहीं आता, 164 नहीं आता, 98 भी नहीं आता, तो केवल एक ऑप्शन बचता है 104। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 26 का क्या गुणनखंड है, 26 का गुणनखंड है 1, 2 और 13। 104 का गुणनखंड देख लो दोस्तों, 1, 2 है ना, फिर 4 भी है, ठीक है ना दोस्तों, 13 भी है, 26 भी है और 104 भी है। तो देखो दोस्तों 26 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो 26 चौके 104, यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 104 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसा तब करना होता है, ऑप्शन देखकर तब चलना होता है जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू ज्ञात नहीं है। अगर ए बी की वैल्यू ज्ञात है और उन दोनों में से कोई एक चीज पता है, तो चौथी चीज आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसे ऑप्शन से चले, ठीक है दोस्तों, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। दोस्तों बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर, जो कहता है कि अगर किसी नंबर को 351 से डिवाइड किया जाए तो 27 रिमाइंडर आता है। क्या रिमाइंडर आए यदि उसी नंबर को 13 से डिवाइड किया जाए दोस्तों। अब यहाँ पर जो नंबर है वो अननोन है दोस्तों, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। जब कभी भी अगर जो पहला डिविजर है, जो फर्स्ट डिविजर है आपका, वो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए सेकंड डिविजर से, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए सेकंड डिविजर से, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ऐसे केसेस में जैसे आप देखेंगे 351 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 13 से, देखिएगा 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 27 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमेशा जो भी आपका रिमाइंडर है आप उसे उठाओ और जो भी आपका सेकंड डिविजर है उससे डिवाइड कराओ। तो 13 दूनी 26, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास एक बच गया, तो जो रिमाइंडर बचा है दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? आप देखेंगे कि सेम नंबर है, सेम नंबर को डिवाइड करा है 351 से और 30 से, नंबर हमें नहीं मालूम है। तो ऐसे स्पेशल केस में क्या होता है, अगर दोनों डिवाइजर जो हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे सेकंड से डिवाइड होगा, डिवाइजर से डिवाइड होगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। आइए दोस्तों बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है कि एक आदमी किसी दो आर्टिकल्स को 620 रुपए, यानी कि एक आर्टिकल 620 रुपए का, दूसरा भी 620 का बेचता है। एक को तो बेचता है प्रॉफिट पर 24% पे, और दूसरे को लॉस पर बेचता है 24% पर। तो बताओ कि उसका लॉस और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हैं दोस्तों। एक तो बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है, वो सीपी निकालो, फिर उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, है ना, फिर ऐड अप करके पता लगाओ टोटल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इन क्वेश्चंस को हार्डली 3 से 4 सेकंड में कर सकते हो। देखो पहला तरीका तो दोस्तों क्या है, देखो जब कभी भी एक आपकी प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, x% माइनस y% माइनस xy अपॉन में 100। आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो 24% माइनस 24% इंटू में 24, ठीक है ना, 24 इंटू में 24 अपॉन में 100। आप ये देखेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा माइनस का 576 अपॉन में 100, दैट इज माइनस 576%। माइनस का मतलब क्या है, ये लॉस बता रहा है, इसको लॉस हुआ इस होल ट्रांजैक्शन में। एक तो तरीका ये है दोस्तों। एक जो शॉर्टकट इसका हो सकता है, जो हम क्रक्स निकाल पा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस के अंदर, तो हमेशा रखना जब कभी भी वस्तुओं का एसपी सेम हो, है ना, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बराबर हो, सेम हो, तो ऐसे केस में यार दोस्तों हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। मैंने क्या कहा, एसपी सेम हो, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट की परसेंटेज सेम हो, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएं, x इंटू वाई अपॉन 100। तो x क्या है मेरा, प्लस का 24 है, और y जो है मेरा माइनस का 24 है, क्योंकि मैंने क्या बताया, लॉस हमेशा माइनस में दिखाता है। बटे में 100 है।
आप इसे देखेंगे कि 576/100 हो रहा है, और माइनस का, और माइनस साइन क्या शो करता है, लॉस साइन करता है, तो लॉस हो रहा है कितने का, 5.76% का। ये है इसका सबसे पॉसिबल छोटा सोल्यूशन दोस्तों। वरना है आप इसे कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पहले सीपी निकालें, यहाँ पर एसपी दे रखी है, उससे आपने प्रॉफिट दे रखा है, आप उससे सीपी निकालें। आप सीपी निकालेंगे, वही वाली बात है, बहुत लंबा और टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा प्रोसेस। तो आप ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर 4 नंबर दिए होते हैं, हमें चौथा फाइंड आउट करना है। देखो जी, प्रपोर्शन निकालने के लिए, फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए आपको याद होगा A/B जो है वो हमेशा C/D के बराबर होता है। यानी मैं कहूँ कि A/B इज ऑलवेज इक्वल टू C/D। आप देखेंगे 10/12 और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 15 हमें नहीं पता D, तो इसे D मान लो, चौथा प्रपोर्शन है ना। ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि 12 गुणा में 15, और ये हो जाएगा ये इससे डिवाइड हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे होगे, 12 × 15 होता है 180, और 180 को 10 से भाग करोगे तो आएगा 18, यानी कि चौथा प्रपोर्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर, जो कहता है कि कैंडिडेट एक्स है, उसको 75% वोट्स मिले हैं लेजिटिमेट वोट के किसी इलेक्शन में, और कह रहा है कि नंबर ऑफ लेजिटिमेट वोट्स ही फाइंड आउट करने हैं जो कि कैंडिडेट को मिले हैं, अगर 15% वोट जो है वो रूल्ड आउट कर दिए हैं कि वो इनवैलिड है, उनका कोई मतलब नहीं है, और टोटल वोट 5,60,000 थे। तो हमें लेजिटिमेट वोट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो हमें दिए क्वेश्चन में एक परसेंटेज दिए 75%, जिसका फ्रैक्शन होता है 3/4। एक दी है 15%, जिसका फ्रैक्शन होता है हमारे पास 3/20। अब देखिए दोस्तों, 15% जो है वो तो इनवैलिड हो गए, यानी कि हमें 5,60,000 का 3/20 निकालना पड़ेगा। 5,60,000 का 3/20 निकालोगे आप, तो आप देखेंगे इससे काटा, अब आप 56,000 को इससे काटेंगे तो ये हुआ 28,000। 28,000 की गुणा 3 से करेंगे तो आया 84,000। 84,000 वोट तो क्या कर दिए, इनवैलिड, यानी कि 5,60,000 में से यदि 84,000 माइनस कर दिए जाए, 84,000 माइनस कर दिए जाए, हमारे पास बचेंगे जो है 4,76,000 वोट्स बचेंगे। ठीक है। अब इसी का क्या पूछा है, लेजिटिमेट वोट पूछा है, यानी कि वैलिड वोट पूछा है। वैलिड वोट पूछा है किसका, इस बचे हुए का। तो 4,76,000 के हमसे वैलिड वोट पूछो, और वैलिड वोट कितने, 3/4। अभी इसकी फ्रैक्शन बताई मैंने 75% की क्या है, 3/4 है। तो आप इसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो ये हो गया 119 और 3 0, इसकी गुणा 3 से, यानी कि 119 3, तो यानी कि ये हो गया आपका 357,000, यानी कि 3,57,000 वैलिड वोट जो है इसको मिले होंगे। ठीक है, कैंडिडेट एक्स को। आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आई होप आप इसे कॉपी कर सकते हैं। टेक योर टाइम। बढ़ते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2 ट्रेन है जिसकी लेंथ 130 मीटर है और एक 120 मीटर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं। एक चल रही है 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चल रही है 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वह समय बताएं, वह टाइम बताएं, दोनों आपस में एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर लेंगे। देखो दोस्तों, जब कभी भी 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि 43 और 47 ऐड अप होती है, बनेंगे 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। और 90 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 25 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड से दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब क्रॉस का मतलब क्या है, जब दोनों एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करते हैं, यानी कि जो ट्रेन की L1 की जो लेंथ है प्लस L2 की जो लेंथ है, ये आपस में पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, एड अप हो जाएगी। इसी को क्रॉस करना है, यानी कि 130 + 120 एड अप होकर ये बनते 250 मीटर्स। इतने डिस्टेंस को पार करना है इतने सेकंड में, इतनी की स्पीड से, मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 25 सेकंड 25 25 धाम 250, यानी कि 10 सेकंड में ये ट्रेन आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप आइए दोस्तों बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर, जो कहता है
कि P is a twice as good as workman as Q and that together can finish a piece of work in 40 days. In how many days P alone can do the same piece of work? देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है P और Q दो लोग हैं। P जो है वो Q का 2 गुना काम करता है, यानी कि अगर 1 यूनिट काम करेगा Q तो P 2 यूनिट काम करेगा, और दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर 40 दिन में काम खत्म कर दिया, यानी कि टोटल काम 120 हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इसी टोटल काम को P कितने अकेला दिन में कितने खत्म करेगा। P काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, यानी कि 60 डेज में P अकेला इस काम को निपटाएगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। टेक योर टाइम। आइए दोस्तों बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है sin x cos क्यूब x माइनस sin क्यूब x cos x को सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगा दोस्तों। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होगी। आपको याद होगा कि 2 sin x cos x की जो वैल्यू होती थी वो होती थी sin 2x, है ना, ये आपने क्लास 11 में पढ़ी थी। और एक आपने वैल्यू पढ़ी थी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की वैल्यू, ये cos 2x के बराबर होती थी दोस्तों। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी। अब आप देख रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से sin x और cos x कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो देखो अंदर क्या बचेगा। अगर मैं यहाँ से sin x cos x कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि sin x और ये cos x, और यहाँ मेरे पास बच गया ब्रैकेट में, अभी मैंने बताया इतनी वैल्यू cos 2x के बराबर होती है, इतनी वैल्यू cos 2x के बराबर होती है, कि यहाँ पर cos 2x बच जाएगा मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपनी मर्जी से अगर मैं इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसको, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x, और ये तो cos 2x है दोस्तों, बटे वो तो चल ही रहा है। इतनी वैल्यू मैंने अभी बताया, इतनी वैल्यू sin 2x के बराबर होती है, यानी कि इतनी वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं sin 2x, और यहाँ पर cos 2x तो चल ही रहा है दोस्तों, और ये बटे में 2 था ही। ठीक है, अब आप देखेंगे एक और बार अगर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप फिर से देखेंगे अंदर 2 sin 2x cos 2x जो होता है वो साइन क्या बन जाएगा 2, मतलब ये जो इसका दुगना हो जाएगा एंगल, यानी कि sin 4x हो जाएगा, और नीचे की वैल्यू भी हो जाएगी 4, यानी कि यही आपका सॉल्यूशन था, यही हमसे उसकी वैल्यू पूछी थी, यानी इस पूरे सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये वैल्यू कैसे है, कई लोग घबरा गए होंगे 4 कैसे आ गया। देखो जी, अभी बताया कि sin x cos x की वैल्यू sin 2x होती है, यानी कि 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस एंगल का दुगना हो जाएगा और sin की वैल्यू आएगी, और नीचे 4 होगा ही होगा। तो ये आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है दोस्तों। इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तब आपको बस ये वाली चीज़ जो क्लास 11 में आपने पढ़ी थी, इसको ये दिमाग में आपने रखनी है।